प्रिय छात्रों, अब मैं ले चल रहा हूँ आप लोगों को जल संसाधन की तरफ। कल जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मानव विकास जब भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों के अनुसार किस प्रकार कितना सूचकांक है इसके संदर्भ में बताया, तो भारत के इस संदर्भ में हम जल संसाधन की तरफ आप लोगों को ले चल रहे हैं। पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल से तथा 71% भाग जल से घिरा है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का केवल 3% भाग ही अलवणीय है, जिसकी उपलब्धता असमान है। भारत में जल संसाधन, भारत में विश्व के धरातली क्षेत्र का लगभग 2.45% जनसंख्या का लगभग 16% तथा जल संसाधन का 4% भाग पाया जाता है। विश्व के धरातली क्षेत्र का लगभग कितना भाग पाया जाता है? 2.45% धरातल। और जनसंख्या कितनी पाई जाती है? 16%। और जल संसाधन कितने पाए जाते हैं? 4%। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत में एक वर्ष में वर्षण द्वारा लगभग 4000 घन किलोमीटर की जल प्राप्त होता है, जिसमें से 1.869 घन किलोमीटर जल धरातली जल और पुनः पूर्ति योग्य जल भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। भौम जल में अंडरग्राउंड वाटर। इसके 60% जल का उपयोग किया जा सकता है। भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन 1.122 घन किलोमीटर है। ये रहा भारत के जल संसाधन। अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ जो जल वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे उसका संचयन किया जाएगा और नगरीय क्षेत्रों में कैसे किया जाएगा। भारत के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन, वर्षा जल को भंडारित करने का पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण जल का अभाव होने लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचयन नहीं हो पाता है और जल का अभाव होने लगता है। जल संचयन न करने के कारण कृषक ट्यूबवेल पर अधिक निर्भर कर रहे हैं, जिससे जल स्तर नीचे जाने लगता है और जलाभाव हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाली स्थानों की कमी से वर्षा जल के भंडारण और पुनर्भरण की प्रक्रिया बाधित होने लगती है। वर्षा जल के संचयन के लिए कुओं एवं तालाबों का पुनरुत्थान करना, सड़क किनारे रिक्त जमीन का वर्षा जल संचयन के लिए उपयोग किया जाए। कृषि की और तार्किक और वैज्ञानिक सिंचाई पद्धति पर रोक लगाई। अब मैं ले चल रहा हूँ आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचयन की विधियां कौन कौन सी। तो सबसे पहले हिमालय पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में कूहल प्रणाली अपनाई जाती। कौन सी प्रणाली अपनाई जाती? कूहल। इसमें हिम नदी का पिघला जल बहकर तालाबों में संचित होता है। लद्दाख में इस प्रणाली को जिग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राचीन तालाबों, जोहड़ों, नौला या हौजी आदि परंपरागत जल संचयन प्रणाली है। नागालैंड में जाबो प्रणाली प्रसिद्ध है।
इसे कूहल प्रणाली के नाम से जाना जाता है और अन्य प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजाब में जल संचयन के लिए नहरें, कुआं, झालरों का प्रयोग किया जाता है। झालर का तात्पर्य क्या है बच्चों? यह है कि कम गहराई वाले चौड़े कुओं को झालर कहते हैं पंजाब में। हरियाणा में कुओं, नहरों और आबी, एक प्रकार का तालाब है जिसको हम लोग आबी कहते हैं, का उपयोग जल संरक्षण के लिए किया जाता है। बिहार में आहर व पाइन व्यवस्था भी परंपरागत भारतीय जल संचयन का उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र मैदान में जाम्पोई विधि द्वारा जल संरक्षण किया जाता है। इसमें जल संरक्षण के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है जिन्हें दून कहते हैं। पठारी भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में, पठारी भागों में मध्य प्रदेश की हवेली प्रणाली और कर्नाटक के क्रेरे प्रणाली प्रमुख है। महाराष्ट्र में फण प्रणाली परंपरागत जल संचयन की उपयुक्त प्रणाली है। तटीय मैदान और द्वीप समूह के ग्रामीण क्षेत्रों में, गुजरात में जल संचयन हेतु बावड़ियां बनाई जाती जिन्हें बाब कहते हैं। तटीय भागों में तालाब व झीलों में भी वर्षा जल संचयन किया जाता है। महाराष्ट्र के सिलोत्री विधि के अंतर्गत समुद्री ज्वार से आए पानी को खेतों की सिंचाई के लिए संरक्षित किया जाता है। कर्नाटक में कासम प्रणाली प्रचलित है। नदी बेसिन क्षेत्रों में रेतु, दोन, ओडू, कुगुट्टा, कुट्टा, चेरियो आदि जल संग्रहण प्रणाली प्रमुख है। नगरीय क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन किस प्रकार किया जाता है? इमारतों से प्राप्त जल का संचयन, इसे रूफटॉप जल संचयन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मकान की छत से प्राप्त होने वाले वर्षा जल को एक पक्के या कच्चे कुंड या टंकी में जमा कर लिया जाता है जिसे बाद में उपयोग किया जाता है। पक्की टंकी में संग्रहित जल को बागवानी अथवा घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता है, जबकि कच्चे कुओं में संग्रहित जल से भूमिगत जल का पुनर्भरण होता है। मकान की छतों से वर्षा जल संचयन के लिए एक पाइप द्वारा संग्रह टंकी जुड़ी होती है जिससे वर्षा का जल जमा होता रहता है। तो इमारतों से प्राप्त जल नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार से संचयित किया जाता है। सतही वर्षा से प्राप्त जल का संचयन, इसके लिए कुंड, तालाब या बांध बनाकर वर्षा जल को संचयित किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन की इस तरीके से भूमिगत जल स्तर में सुधार होता है, अंडरग्राउंड वाटर में सुधार होता है। जल संभरण के लिए, प्रबंधन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भारतवर्ष में अपनाए गए हैं, जिसमें हरियाली एक केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। नीरू मीरू इसे जल और आप भी कहते हैं। दूसरी परियोजना क्या है? नीरू मीरू। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया जाता है। हरियाली किसके द्वारा चलाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। नीरू मीरू किसके द्वारा चलाया जाता है? आंध्र प्रदेश। अरवारी पानी संवाद, यह कार्यक्रम राजस्थान के अलवर जिले में चलाया जाता है। विशेष बात ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में प्रत्येक घर में जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य कर दिया गया है। समझ में बात आ रही है? मतलब तमिलनाडु राज्य में आप तभी मकान बना सकते हैं जब आप जल का संचयन करेंगे, यानी घर में ही वाटर लेवल को सही रखने के लिए आप पूरे छत का जल
अपने मकान के अंदर ही बोरिंग करा करके उसको ले जाएंगे, तभी आपको मकान बनाने की अनुमति मिलेगी। इस प्रकार से जल संसाधन के संदर्भ में और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन की विधियां और नगरीय क्षेत्रों में जल संचयन की विधियां और जल संभर प्रबंधन के लिए कार्यक्रम नीरू मीरू अरवारी, इन बिंदुओं को मैंने प्रकाश डाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल संसाधन के संदर्भ में मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया भी, इसका विशेष ध्यान रखिए। इन्हीं सब प्रश्न जो आपके परीक्षा उपयोगी संबंधित हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं ले चल रहा हूं आपको, जब जल संसाधन की बात आती है तो एक बिंदु इसमें और आ जाता है, जल प्रदूषण। यदि जल आपका प्रदूषित है, संरक्षित है लेकिन प्रदूषित है, उसका निवारण कैसे? उपलब्ध जल संसाधनों की गुणवत्ता में तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। अपवाहिकाओं से होकर उर्वरक, कीटनाशक, घरेलू ठोस अवशिष्ट पदार्थ तथा औद्योगिक उत्सर्जन नदी में मिल जाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त रूप से जल संसाधनों की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। इनके आंकड़ों के अनुसार जैव एवं जीव वाणविक प्रदूषक नदियों के जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। जन जागरूकता और जन भागीदारी से कृषि, घरेलू और औद्योगिक उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषकों में कमी लाई जा सकती है। अब जल का क्या करते हैं हम लोग? चक्रण, पुनर्चक्रण करते हैं। पुनर्चक्रण और भूमि पुनः उपयोग द्वारा अवलवणीय जल की उपलब्धता में सुधार किया जा सकता है। उद्योगों में कम गुणवत्ता के जल का उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जा सकता है। नगरीय क्षेत्रों में स्नान, बर्तन एवं वाहनों के धोने के प्रयोग होने जल का उपयोग बागवानी में करने से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। ये सारे तरीके हैं जल के संरक्षण के, जल के प्रबंधन के। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आज यही जल संसाधन आपका समाप्त होता है।